फ्रेंड्स, जुलाई 2022 का जो GSTR 3B है, जो कि अब इस समय हम लोग अगस्त में फाइल कर रहे हैं। आज 19 अगस्त 2022 हो रही है और जुलाई 2022 का GSTR 3B फाइल करने की लास्ट डेट 20 अगस्त 2022 है। अब जब हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, GSTR 3B को फाइल कर रहे हैं, तो उसमें हमारे द्वारा कुछ मिस्टेक्स हो जा रही हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे कि जो हम GSTR 3B फाइल कर रहे हैं उसमें कोई मिस्टेक ना होने पाए, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना आवश्यक है, और खास तौर से ये ध्यान हमें इस जुलाई का रिटर्न जो कि अगस्त में हम लोग फाइल कर रहे हैं उसी पर ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि GST 3B को फाइल करने के पहले हमें ये ध्यान देना है कि जो जो अमेंडमेंट्स आए हैं उन अमेंडमेंट्स का हमारे इस GSTR 3B में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि GSTR 3B में एक ध्यान देना है हमें GTA की सर्विसेज पे, दूसरा ध्यान देना है हमें रेजिडेंशियल ड्वेलिंग पे, और तीसरा ध्यान देना है एग्जम्प्टेड टू टैक्सेबल सप्लाई पे। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे GTA की सर्विसेज में कि GTA की सर्विसेज में आपने ध्यान दिया होगा कि अभी तक जो हमारी 750 रुपए और 1500 रुपए की सप्लाई हुआ करती थी उस पे कोई भी टैक्स नहीं देना होता था, GST उस पर नहीं लगता था। यानी GTA की सर्विसेज 750 और 1500 वाली सर्विसेज पर नहीं लगता था। अब क्या है, अब हमें जब GSTR 3B फाइल करना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी GTA की सर्विसेज इसके अंतर्गत आती हैं वो 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2022 से 17 जुलाई 2022 तक उनको हमें अलग शो करना है, और जो हमारी 18 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक की सर्विसेज हैं उनको अलग शो करना है। क्योंकि 1 जुलाई 2022 से 17 जुलाई 2022 तक की सर्विसेज पर कोई टैक्स नहीं देना है, और जो 18 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक की हैं उन पर हमें टैक्स काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, और वो टैक्स हमें देना है। तो बिल्कुल भी यहां पर हमसे गलती ना होने पाए, हमें GTA की जो सर्विसेज हैं उनमें जो ये वाली सर्विसेज हैं इसको ध्यान में रखना है, और इन सर्विसेज पर टैक्स को इस ढंग से कैलकुलेट करके जमा करना है और उसी हिसाब से 3B को भी फाइल करना है। अब दूसरी बात आती है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की। तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में भी जो टैक्स लगाया गया है वो भी 18 जुलाई से एप्लीकेबल हो चुका है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसका भी कैलकुलेशन करते समय हमें 1 जुलाई से 17 जुलाई तक का अलग कैलकुलेशन करना है, क्योंकि उस पर हमें कोई टैक्स चार्ज नहीं करना है, और 18 जुलाई से 31 जुलाई तक का हमें बाइफर्केशन अलग करना है, क्योंकि इस पर हमें टैक्स चार्ज करना है। अब रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में किस पर टैक्स लगेगा और किस पर टैक्स नहीं लगेगा उसके लिए हमने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट भी करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं एग्जम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाई के संबंध में। जैसा कि आपको मालूम है कि 18 जुलाई से कुछ ऐसी हमारी सप्लाईज हैं जो कि एग्जम्प्ट से टैक्सेबल हो गई हैं। तो जो सप्लाई अब हमारी एग्जम्प्ट से टैक्सेबल हो गई हैं उन सप्लाईज पर भी हमको टैक्स कैलकुलेट करना है। यानी वहां पर भी हमको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी सर्विसेज हमारी 1 जुलाई से 17 जुलाई तक एग्जम्प्ट थी और उसके बाद 18 जुलाई से 31 जुलाई तक वो टैक्सेबल हो गई हैं, तो उनका भी बाइफर्केशन हमें अलग अलग करना है और उस पे हमें टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। तो 1 जुलाई से 17 जुलाई और 18 जुलाई से 31 जुलाई का आपको बाइफर्केशन बनाना है, और वो आपको GTA के लिए भी बनाना है, वो आपको रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए भी बनाया है,
और उसके बाद जो टैक्सेबल सप्लाई हो गई हैं एग्जाम से, उसके लिए भी बनाना है और बना करके उसका टैक्स कैलकुलेट करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना जीएसटीआर 3B फाइल करना है। तो जीएसटीआर 3B फाइल करने में हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा कहीं पर भी ऐसी गलती ना हो जाए। दूसरी एक चीज और भी है कि अभी तक जो हमें रिवर्सल करना होता था मैन्युफैक्चरर्स के लिए, खास तौर से कि वो जितना अपना रॉ मटेरियल यूज करते थे एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए और कुछ मटेरियल यूज करते थे टैक्सेबल सप्लाई के लिए, तो उन्हें अकॉर्डिंग टू एग्जेम्प्ट सप्लाई उसकी आईटीसी को क्या करना होता था, रिवर्स करना होता था। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि 18 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में आपको ये रिवर्सल नहीं करना है, उसको आपको केवल 1 जुलाई से 17 जुलाई के बीच का ही रिवर्सल करना है। तो वो एक रिवर्सल आपको नहीं करना है, उसका पूरा इनपुट आप ले सकते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिए। जीएसटीआर 3B फाइल करने के पहले आप ये बाइफरकेशन बना लीजिए और ये बाइफरकेशन बनाने के बाद उसी हिसाब से अपना टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए और उसी के आधार पर अपना जीएसटीआर 3B फाइल करिए। तो ये एक जरूरी इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उसके अलावा एक आपको और भी बताना था कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से अपनी सप्लाई करते हैं उनके लिए भी हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से जो सप्लाई कर रहे हैं वो जीएसटीआर 3B में जो टेबल है, टेबल नंबर 3.1.1, यानी वो अपनी सप्लाई 3.1.1 में दिखाएंगे। उसका जो सब क्लास 1 है और सब क्लास 2 है उसमें आपको दिखाना है कि जो सप्लाई आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा की है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर उसको 3.1.1 के क्लास 1 में शो करेगा और जो सप्लाई आपने उसको दी है जिस पर टैक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर चार्ज कर रहा है वो आपको 3.1.1 के क्लास 2 में आपको शो करनी है, जिस पर आपको कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं करना है। उसकी जो टेबल है वो ऑलरेडी कैलकुलेट नहीं कर रही है और आपको कैलकुलेट करना भी नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के माध्यम से जो काम आप कर रहे हैं उसको वहां पर शो करेंगे। हाँ, एक चीज और भी है कि अगर आप अपनी सप्लाई भी कर रहे हैं और ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से भी कर रहे हैं तो ई कॉमर्स के ऑपरेटर के माध्यम से जो कर रहे हैं वो 3.1.1 के सेकंड में दिखाएंगे और जो अपनी सप्लाई डायरेक्ट कर रहे हैं उसके लिए आप 3.1 का टेबल का प्रयोग करेंगे, जैसा कि पहले अभी तक करते आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। धन्यवाद।